जब चारों ओर नजर दौड़ाई जाए तो प्राणी जगत में अनगिनत प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। हाँ, एक छोटी सी चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक और समुद्र की असीम गहराइयों में चमकने वाली जेलीफिश से लेकर आसमान नापने वाले पक्षियों तक। बिल्कुल। और अब तक विज्ञान जगत में लगभग 10 लाख से अधिक प्रजातियों का वर्णन किया जा चुका है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही डिकोड करना है कि आखिर इतने सारे जीवों को वैज्ञानिक किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और ये वर्गीकरण केवल जीवों के अजीबोगरीब नाम रटने की कोई उबाऊ सूची नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नई खोजी गई प्रजातियों को उनके सही स्थान पर रखने का एक बेहद सुव्यवस्थित, तार्किक और शानदार तरीका है। देखिए, जीवों के आकार और संरचना में भारी भिन्नता होने के बावजूद उनके भीतर कुछ ऐसी मूलभूत समानताएं हैं जो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न बनाती हैं। और आज हम इन्हीं पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो इस विशाल प्राणी जगत को समझने के लिए सबसे पहले एक आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होती है। मतलब जब किसी इमारत को देखा जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव पर ध्यान जाता है। एकदम सही। जीव विज्ञान में इसे संगठन के स्तर या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है, खासकर बोर्ड परीक्षाओं और नीट की तैयारी करने वालों के लिए। हाँ, क्योंकि भले ही सभी प्राणी बहुकोशिकीय हैं, लेकिन उनकी कोशिकाएं एक ही तरह से व्यवस्थित नहीं होती। सही कहा। सबसे बुनियादी स्तर कोशिकीय स्तर या सेल्यूलर लेवल कहलाता है। पोरीफेरा, जिन्हें आम भाषा में स्पंज कहा जाता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इनमें कोशिकाएं बस बिखरे हुए समूहों में होती हैं। मानो ढेर सारी ईंटें एक जगह रख दी गई हों, लेकिन उन्होंने मिलकर कोई दीवार ना बनाई हो। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो अगर स्पंज केवल बिखरी हुई कोशिकाओं का समूह है, तो विकास के अगले चरण में निश्चित रूप से इन कोशिकाओं ने संगठित होना सीखा होगा। और यहीं से ऊतक स्तर यानी टिश्यू लेवल की शुरुआत होती है। सीलेंट्रेटा में कोशिकाएं आपस में मिलकर एक विशेष काम करने के लिए ऊतक का निर्माण करती हैं। अब ईंटों ने मिलकर एक दीवार का रूप ले लिया है। लेकिन विकास का ये सफर यहीं नहीं रुकता है ना? बिल्कुल नहीं। ऊतक स्तर से आगे बढ़ने पर अंग और अंग तंत्र स्तर यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल सामने आता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे कृमि से लेकर कॉर्डेटा तक ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर एक पूरा तंत्र बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। और इन तंत्रों के विकास में भी काफी विविधता देखने को मिलती है। हाँ, अगर पाचन तंत्र की बात की जाए तो ये अपूर्ण या पूर्ण हो सकता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में केवल एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है, जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है। और पूर्ण पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख और अपशिष्ट निकालने के लिए गुदा दोनों अलग अलग होते हैं। परिसंचरण तंत्र के मामले में भी ऐसा ही है। ये खुला हो सकता है, जहां रक्त किसी पाइपलाइन के बिना सीधे अंगों पर पंप किया जाता है, या फिर ये बंद परिसंचरण तंत्र हो सकता है जहां रक्त धमनियों और शिराओं के एक जटिल जाल के माध्यम से बहता है। इस जटिलता को समझने के बाद वर्गीकरण का एक और बेहद दिलचस्प पहलू सामने आता है, जिसे सममिति या सिमेट्री कहा जाता है। जीवों के शरीर की ज्यामिति उनकी जीवन जीने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती है। सममिति को अगर रोजमर्रा की चीजों से जोड़ा जाए तो एक गोल पिज्जा अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री का एक सटीक उदाहरण है। हाँ, अगर उस पिज्जा को केंद्र से गुजरती हुई किसी भी रेखा से काटा जाए तो वो हमेशा 2 बराबर हिस्सों में बंटेगा। लेकिन इंसान का शरीर द्विपार्श्व सममिति यानी बायलैटरल सिमेट्री वाला है। इसे केवल बीच से गुजरने वाली एक ही अक्ष से दाएं और बाएं 2 समरूप हिस्सों में बांटा जा सकता है। और ज्यामिति का ये नियम जीवों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। स्पंज मुख्य रूप से असमित होते हैं, यानी कोई भी रेखा उन्हें 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकती। वहीं सिलेंट्रेटा, टीनोफोर और इकाइनोडर्म अरीय सममिति दिखाते हैं। पानी में रहने वाले इन जीवों के लिए ये सममिति बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वे हर दिशा से आने वाले खतरे या शिकार के प्रति सचेत रह सकते हैं। दूसरी ओर एनालिडा और आर्थ्रोपोडा जैसे जीव द्विपार्श्वीय सममिति वाले होते हैं, जो उन्हें एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। शारीरिक बनावट के बाद अगर जीवों के निर्माण के एकदम शुरुआती चरण यानी उनके भ्रूण या एम्ब्रियो को देखा जाए तो वहां भी
एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। भ्रूणीय स्तर जीवों के विकास का एक पूरा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं केवल 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, एक बाहरी परत जिसे एक्टोडर्म कहते हैं और एक आंतरिक परत जिसे एंडोडर्म कहते हैं, उन्हें द्विकोरिक या डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। सिलेंट्रेटा इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन जैसे जैसे जीव जटिल होते गए, इन दोनों परतों के बीच एक तीसरी परत का विकास हुआ जिसे मीजोडर्म कहते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक सभी जीव जिनमें यह तीसरी परत होती है त्रिकोरकी या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक, जहां अक्सर सबसे ज्यादा उलझन पैदा होती है, वो इसी तीसरी परत यानी मीजोडर्म से जुड़ा हुआ है। बात हो रही है प्रगुहा की, जिसे अंग्रेजी में सीलोम कहा जाता है। परीक्षा के नजरिए से इस कीवर्ड पर विशेष जोर देना चाहूंगी। शरीर के भित्ति और आहार नाल के बीच मौजूद वो खाली जगह जो पूरी तरह से मीजोडर्म से ढकी होती है, उसे प्रगुहा या सीलोम कहते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक बड़ी ट्यूब के अंदर एक छोटी ट्यूब हो और दोनों के बीच की जगह में सभी महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रखे गए हों। बिल्कुल, जिन जीवों में ये गुहा होती है उन्हें प्रगुही या सीलोमेट्स कहा जाता है। एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत प्लैटीहेल्मिन्थीज जैसे जीव अगुहीय या एसीलोमेट्स होते हैं। क्योंकि उनमें ऐसी कोई खाली जगह नहीं होती, उनका शरीर अंदर से पूरी तरह ठोस होता है। लेकिन विकास के इस सफर में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपनी शारीरिक संरचना से एक बहुत बड़ा धोखा देते हैं। कूटकोहिक या स्यूडोसीलोमेट्स। नीट के लिए ये बहुत अहम बिंदु है। ये वर्गीकरण का एक ऐसा मोड़ है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। एस्केलमेंथीज यानी गोल कृमि में शरीर की गुहा मीजोडर्म से पूरी तरह आच्छादित नहीं होती। इसके बजाय मीजोडर्म बाहरी और आंतरिक परतों के बीच छोटी छोटी थैलियों के रूप में बिखरी रहती है। यह एक तरह का विकासवादी पुल है जो ठोस शरीर वाले जीवों और पूरी तरह से विकसित गुहा वाले जीवों के बीच की कड़ी को दर्शाता है। शरीर के बनावट के साथ साथ एक और विशेषता है जो जीवों को उनका अनूठा रूप देती है, वो है खंडीभवन यानी सेगमेंटेशन। केचुए को देखने पर यह एकदम स्पष्ट हो जाता है। उसका शरीर छोटी छोटी रिंग्स या खंडों की एक लंबी रेलगाड़ी जैसा लगता है। और यह विभाजन सिर्फ बाहर से नहीं होता, शरीर के अंदर भी अंग इसी तरह क्रमिक रूप से दोहराए जाते हैं। इस व्यवस्था को विखंडी खंडीभवन कहा जाता है। वर्गीकरण के इन मूलभूत नियमों को समझने के बाद अब अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट्स के वास्तविक सफर पर चलने का समय है। इस सफर की शुरुआत सबसे साधारण बहुकोशिकीय जीवों यानी पोरीफेरा या स्पंज से होती है। समुद्री वातावरण में रहने वाले ये स्पंज अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने जीवित रहने का एक बेहद अनोखा तरीका विकसित किया है, जल परिवहन प्रणाली या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह प्रणाली किसी अत्याधुनिक वाटर फिल्टर जैसी लगती है। स्पंज के शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। पानी इन छिद्रों से अंदर आता है, शरीर के बीच की एक बड़ी गुहा में पहुंचता है और फिर ऑस्क्यूलम नामक एक बड़े छिद्र से फव्वारे की तरह बाहर निकल जाता है। इसी बहते हुए पानी से स्पंज अपना भोजन छान लेते हैं और श्वसन का काम भी पूरा कर लेते हैं। स्पंज ने पानी छानना तो सीख लिया, लेकिन वो शिकार करने में सक्षम नहीं थे और यहीं से प्रकृति ने अपना अगला हथियार तैयार किया, जो हमें सीलेंट्रेटा यानी निडेरिया में देखने को मिलता है। निडेरिया नाम दंश कोशिकाओं या निडोगास्ट्स के कारण पड़ा है। ये कोशिकाएं सूक्ष्म जहरीले तीरों की तरह काम करती हैं, जो शिकार को लकवाग्रस्त करने और शिकारियों से रक्षा करने के काम आती हैं। हथियारों के विकास के साथ साथ सिलेंट्रेना ने एक और चमत्कारिक गुण विकसित किया, पीढ़ी एकांतरण, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। यह एक बड़ा आहा मोमेंट है। ओबेलिया जैसे कुछ जीवों में 2 रूप होते हैं। पहला है बेलनाकार पॉलिप जैसे हाइड्रा, जो एक जगह स्थिर रहता है। यह पॉलिप अलैंगिक जनन के जरिए छतरीनुमा मेड्यूसा जैसे जेलीफिश को जन्म देता है, जो पानी में आजादी से तैरती है। फिर यह मेडूसा लैंगिक जनन के जरिए वापस पॉलिप को जन्म देती है। एक ही जीव के 2 अलग अलग रूप। सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा का जिक्र आता है। इन्हें समुद्री अखरोट या सी वॉलनट्स भी कहा जाता है।
इनमें जीव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस का विशेष गुण होता है, यानी ये जीव प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। घुप अंधेरे में नीली और हरी रोशनी से चमकते ये जीव बहुत ही अद्भुत दिखते हैं। मकाश के इन चमत्कारों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज या चपटे कृमियों की। ये अक्सर अन्य जीवों के शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। किसी अनचाहे मेहमान की तरह इन चपटे कृमियों में शरीर से मजबूती से चिपके रहने के लिए विशेष चूषक या सकर्स पाए जाते हैं। विकास का अगला चरण एस्केलमिन्थीज यानी गोल कृमि के रूप में दिखाई देता है। इनमें सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि इनका पाचन तंत्र पूर्ण हो गया। और फिर आते हैं एनेलिडा, जिनमें खंडी भवन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्होंने एक बहुत बड़ा विकासवादी कदम उठाया। बंद परिसंचरण तंत्र, रक्त अब खुली जगहों पर फैलने की बजाय धमनियों और शिराओं के सुरक्षित रास्तों से बहने लगा। और इन सभी क्रमिक सुधारों के बाद प्रकृति ने एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ बन गया। आर्थ्रोपोडा। धरती पर खोजी गई हर 3 प्रजातियों में से 2 आर्थ्रोपोडा ही हैं। इतनी भारी सफलता के पीछे मुख्य रूप से 2 शानदार विकासवादी रणनीतियां हैं। पहला है इनके शरीर पर काइटिन का बना हुआ एक कठोर बाह्य कंकाल। ये किसी लोहे के कवच की तरह काम करता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनके संधियुक्त पाद यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस। जोड़ों वाले इन पैरों की वजह से ये जीव हर तरह के वातावरण में आसानी से चल फिर सकते हैं। इस अभेद्य कवच वाले संघ के बाद प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ आता है मोलस्का, घोंगा, सीप और ऑक्टोपस। मोलस्का के शरीर अंदर से बेहद कोमल होते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने कैल्शियम का एक बेहद कड़ा बाहरी कवच बना लिया। और इनके पास भोजन को चबाने या खुरचने के लिए एक रेती के समान अंग होता है जिसे रेड्यूला कहते हैं। आर्थ्रोपोडा और लोस्का के बाद 2 ऐसे संघ आते हैं जो जीव विज्ञान के बहुत ही रोचक तथ्य समेटे हुए हैं। इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा यानी कांटेदार त्वचा वाले जीव, जैसे तारामीन। परीक्षा में इनसे जुड़ा एक बहुत ही रोचक तथ्य अक्सर पूछा जाता है। तारामीन के वयस्क जीव अरीय सममिति वाले होते हैं, लेकिन उनका लार्वा द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। ये सममिति के पूरे नियम को पलट कर रख देता है। और इनका जल संवहन तंत्र भी अद्भुत है। चलन, भोजन पकड़ना और श्वसन सब कुछ इसी हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए होता है। इसके तुरंत बाद जिक्र आता है हेमिकॉर्डेटा का। एक समय था जब हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा परिवार का ही एक हिस्सा मान लिया गया था। हाँ, क्योंकि इनके पास कॉलर के क्षेत्र में एक संरचना होती थी जिसे गलती से पृष्ठरज्जु समझ लिया गया था। लेकिन अब ये कृमि के समान समुद्री जीवों का एक अलग संघ है जिसका शरीर शुंड, कॉलर और धड़ में विभाजित होता है। अर्जु की जीवों की इस लंबी यात्रा के बाद अब उस समूह की ओर कदम बढ़ाते हैं जिसमें खुद इंसान भी शामिल हैं, कॉर्डेटा या रज्जु की संघ। कॉर्डेटा के 4 मूलभूत कीवर्ड्स हैं जिन पर जोर देना जरूरी है। पहला, एक पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड। दूसरा, एक खोखली तंत्रिका रज्जु। तीसरा, क्लोम छिद्र या गिल स्लिट्स। और चौथा, गुदा पश्चपूछ यानी पोस्ट एनल टेल। और यहीं पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट होता है। सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स रज्जुकी हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। इसका कारण ये है कि कशेरुकी जीवों में भ्रूणीय अवस्था की पृष्ठ रज्जु जीव के वयस्क होने तक अस्थियों या उपास्थियों से बने एक मजबूत मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। कॉर्डेटा के इस परिवार में एक अनोखा समूह साइक्लोस्टोमेटा का है, जबड़ा रहित मछलियां। इनका जीवन चक्र बहुत ही अनोखा है। ये खारे पानी के समुद्री जीव हैं, लेकिन जनन के लिए मीठे पानी की नदियों में जाते हैं। जनन के बाद ये मर जाते हैं और इनका लार्वा फिर से समुद्र में लौट आता है। मछलियों की दुनिया में 2 मुख्य शाखाएं हैं, चॉन्ड्रिक्थीज यानी उपास्थिल मछलियां जैसे शार्क, और ऑस्टिकथीज यानी अस्थिल मछलियां। शार्क में वायुकोश नहीं होता, इसलिए वे डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहते हैं, जबकि ऑस्टिकथीज में वायुकोश होता है जो उन्हें आसानी से तैरने में मदद करता है। जल में जीवन ने अनगिनत प्रयोग किए और फिर जीवन ने पानी से बाहर निकलकर सूखी जमीन की ओर कदम बढ़ाया। एम्फीबिया या उभयचरों ने जल और स्थल दोनों जगह रहने की कला सीखी। इनकी त्वचा नम होती है और हृदय 3 कक्षों वाला होता है, जैसे मेंढक। लेकिन ये प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर थे। इस निर्भरता को खत्म किया
रेप्टिलिया या सरीसृपों ने। रेंगने वाले इन जीवों की त्वचा सूखी होती है। इनमें हृदय सामान्यतः 3 कक्ष का होता है, लेकिन मगरमच्छ इसका एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। जमीन पर रेंगने के बाद विकास हुआ एवीज यानी पक्षियों का, उड़ने के लिए शानदार अनुकूलन। इनकी वायवीय हड्डियां अंदर से खोखली होते हैं, यानी इनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है। अंत में आते हैं मैमेलिया या स्तनधारी। स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, त्वचा पर बाल, डायाफ्राम द्वारा श्वसन, ये स्तनधारियों के अद्वितीय लक्षण हैं। और इन्हीं की वजह से ये बर्फ से लेकर रेगिस्तान तक लगभग हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। एक सरल कोशिकीय स्पंज से शुरू होकर जीवन जटिल तंत्रिका तंत्र वाले स्तनधारियों तक विकसित हुआ है। वर्गीकरण केवल जीवों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने की एक सूची नहीं है, बल्कि ये विकास का एक नक्शा है। सोचिए, यदि भविष्य में समुद्र की चरम गहराइयों में कोई पूरी तरह से नया और अज्ञात जीव मिलता है, तो क्या इस चर्चा में समझे गए संगठन के स्तर, सम्मिति और प्रगुहा के आधारभूत नियम उस नए जीव के रहस्यों को खोलने की चाबी बन पाएंगे?